नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम आपके सामने बहुत ही एक अहम मुद्दा डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है वन नेशन वन इलेक्शन। आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कदर उतावले दिखते हैं जब से, खास तौर से जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। उनका इस बात पे बहुत जोर रहा है कि इस कंट्री में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। वो काफी चीजें वन वन की बात करते हैं, तो उसमें उनका बड़ा जोर इस बात पे था। और आते ही उन्होंने 2014 में वो आए, 2015 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी से ने एक रिपोर्ट फाइल करी, उसमें भी इस पे जोर दिया गया कि इसको किया जाना चाहिए। उसके बाद 2017 में फिर एक जो है नीति आयोग की रिपोर्ट आई और उसमें नीति आयोग में भी यही रिकमेंडेशन दी कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद 2018 में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट में यही चीज रेकमेंड की गई। 2022 में फिर लॉ कमीशन द्वारा इसको किया गया। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से, इससे पहले ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि इनके आने के बाद ही ये शुरू हुआ है। 2001 सॉरी 1999 में भी लॉ कमीशन ने ये रेकमेंड किया था। वैसे कहने को तो जब इलेक्शन प्रोसेस देश में शुरू हुआ 1952 में, 1952 से 67 तक ये ही प्रक्रिया थी और एक ही साथ होते थे स्टेट्स के और पार्लियामेंट के इलेक्शंस। लेकिन फिर जिस तरह वक्त बदला और जिस तरह सरकारें, उस जमाने में सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस थी सब जगह, तो वो बड़ा कन्वीनियंट था, होता जाता है। लेकिन जब सरकारें गिरना शुरू हुई स्टेट्स में किन्हीं वजह से, तो फिर ये चीज मुमकिन नहीं थी और फिर ये चेंज हुआ और होता रहा। और बड़ा फेडरल स्ट्रक्चर में इसको बड़ा रूटीन सा माना जाता है और इसमें किसी को कोई, पूरे विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केवल सत्ताधारी पार्टी को। अब इससे जाहिर होता है कि उनको शायद ये इसको वो कहें, उनको ये इस चीज का यकीन है कि अगर एक तरीके से हो जाएगा तो उन्हें उससे कुछ फायदा मिल जाएगा। इसी पे आज बात करने के लिए कि क्या ये वाकई में देश के हित में है और लोकतंत्र के हित में है। इसके लिए हमारे साथ आप देख रहे हैं एक बहुत ही खास मेहमान है हमारे साथ, उन्हीं उन्हीं के साथ हम आज इंटरव्यू कर रहे हैं। SY कुरैशी साहब, जो इंडिया के फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। अलावा उसके वो जो है उन्होंने कई किताबें लिखी हैं और इस इलेक्शन से रिलेटेड जो बुक्स लिखी हैं बहुत ही वैल्यूएबल हैं और एक बड़ी भारी धरोहर है हमारे लिए। और मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन प्रोसेस को समझने और क्रियान्वित करने में उनसे ज्यादा जानकार कोई व्यक्ति आज इस देश में मौजूद है। कुरैशी साहब, वेलकम टू द वायर। और हम आपसे समझना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या मंशा दिखती है आपको, जो इतना ज्यादा, ठीक है पहले भी था लेकिन इस सरकार ने आते ही इस पे इतना ज्यादा जोर दिया है, तो जाहिर है कि लोगों के दिमाग में एक शक पैदा होता है कि क्या इन्हीं को इससे फायदा होगा, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि जब जब ये हुआ है तो जो बड़ी पार्टी है और रूलिंग पार्टी, उसी का फायदा। हाँ, देखिए ये जैसा आपने कहा कि ये मोदी जी ने ही नहीं ये प्रपोजल दिया, इससे पहले अडवाणी जी ने 2010 में दिया था। उससे बहुत पहले इसमें वसंत साठे ने भी बहुत सालों पहले इसका ये सुझाव दिया था। तो ये प्रपोजल तो ऑफ एंड ऑन टेबल पे रहा है और इवन मोदी जी ने भी जब ये 2014 में प्रपोजल दिया, उसके बाद तो 10 साल हो गए। 10 साल में उन्होंने भी यही कहा, ये नहीं किया कि वो थ्रस्ट कर रहे हैं कि कल से ये हम इम्पोज करेंगे। उन्होंने इसके ऊपर डिबेट इनवाइट की। उन्होंने ये कहा, बार बार कहा है कि इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए और वो डिबेट चल रही है। 2-3 कमेटियां जैसे आपने बताई, उन्होंने इसको एग्जामिन किया, उसमें प्रोज एंड कॉन्स हैं। हर एक ने बिल्कुल क्लियरली के रेकमेंड नहीं किया, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। वाया मीडिया बताया कि 5 साल में नहीं तो 2.5 साल में कर दो। तो वो तो एक टोन डाउन प्रपोजल हो गया ना। तो क्योंकि हर एक कमेटी ने इसकी प्रॉब्लम्स को तो समझा और सबसे इम्पोर्टेंट जो रिकमेंडेशन थी लॉ कमीशन 2018 की, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि उसमें कि इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेंगी।
और 5 तो आर्टिकल्स हैं जिनको चेंज करना पड़ेगा, आर्टिकल 83 एंड 85, 172 एंड 174 एंड आर्टिकल 356। उसके अलावा 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करनी पड़ेगी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स लोकसभा विधानसभाओं के उनको चेंज करना पड़ेगा। तो रूल्स वगैरह ये तो चलो आसान काम है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो मुश्किल काम है। तो और साथ साथ लॉ कमीशन ने ये भी कहा कि ये ध्यान रखा जाए कि ये सारी चीजें अदालत में जाएंगी जहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने जो किया हुआ है, ये उसके अंदर ये चैलेंज होंगी। और बेसिक स्ट्रक्चर में फेडरलिज्म, इस कॉन्टेक्स्ट में फेडरलिज्म, फेडरल स्ट्रक्चर is the basic structure of the constitution. India is a union of states. There are states who are the quadrating unit, तो important है, और उनकी एक यूनियन बन गई है। तो यूनियन पावरफुल हो जाए और जो उसके जो कंपोनेंट है उनकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाए, ये तो नहीं हो सकता। तो ये चीज उन्होंने अंडरलाइन की थी। सब इसमें जो है ये चीज ठीक है, लेकिन घूम फिर के ये तो पाया गया है, जो एक्सपीरियंस ये कहता है कि वो जो फेडरल स्ट्रक्चर को तो ये डिसरप्ट करती है। और ये ठीक है कि पहले भी था, लेकिन मोदी जी जब से आए तो इन 10 सालों में 5 बार रिकमेंडेशन गई है, लेकिन कभी भी इस तरीके का पब्लिक डिस्कोर्स में, ये तो ऐसी चीज है ना, इसके लिए तो ओपिनियन ली जानी चाहिए, पब्लिक ओपिनियन ली जानी चाहिए, वो ना करके और एकदम से जिस तरह किया गया है, और वो भी उसी के साथ जबकि एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट भी बुलाया गया है। तो इसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा ये एक तरह तरह के डाउट, सस्पिशंस क्रिएट हो गए कि क्यों इस तरीके से सडनली हुआ। और एक चीज मैं और कुरैशी साहब इसमें पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि लोगों को इसलिए ज्यादा फिक्र हो रही है क्योंकि जिस तरह से ऑपोजिशन ने अभी जो इंडिया अलायंस बनाया और उसकी मीटिंग्स जरा तेजी पकड़ने लगी, उसी का ये से भी सब लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि क्या जब बीजेपी को लगने लगा कि हाँ भाई ये हो सकता है कि अनसीट हो जाए 24 में, तो कुछ नया शगुफा छोड़ा जाए। देखिए, ये जो मैं मीडिया में देख रहा हूँ, पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन उसमें ये जो देखा गया और कहा जा रहा है बार बार कि मोदी जी की पर्सनालिटी इतनी डोमिनेंट है और उनका नाम बच्चे बच्चे को पता है, तो उनकी वजह से, उनकी शक्ल से, उनके नाम से इलेक्शन जीता जा सकता है और जीता जाता रहा, होता ही रहा है ये। तो इसलिए अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन में तो उनकी डोमिनेंस और ज्यादा हो जाएगी। पंचायत के इलेक्शन में तो सरपंच की शक्ल लोगों के सामने होगी, विधानसभा में लोकल किसी लीडर की होगी, लेकिन जब ये नेशनल इलेक्शन होते हैं तो उसमें तो प्रधानमंत्री मोदी जी का ही शक्ल सबके सामने होती है और वो उसका इन्फ्लुएंस लोगों के माइंड पे बहुत होता है। अच्छा, अब उसका इन्फ्लुएंस, इस बात की इम्प्लीकेशन सिस्टम क्या होगी, उस पर एक जो स्टडी शायद आपने उसका मेंशन किया, एक स्टडी हुई थी 1999 से 2014-15 तक की, कि साइमल्टेनियस इलेक्शन कुछ हद तक होते रहे हैं, इन द सेंस कि हर लोकसभा के साथ 4-5 स्टेट पोल में जाती रही हैं, तो उस हद तक साइमल्टेनियस हो गया, लिमिटेड साइमल्टेनियस। तो वहां पे वोटिंग बिहेवियर क्या था, तो उस रिपोर्ट में ये पाया गया कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन जहाँ पे हुए तो 77% लोगों ने एक ही पार्टी को वोट दिया। फिर उसी स्टडी में फिर ये लिखा कि अगर 4-5 महीने दूर हो गए थे वो दोनों, तो 77 से घट के 61% रह गया। तो ये स्टडी है, लेकिन आप स्टडी के बियॉन्ड जाइए कि और इसी को लॉजिक को एक्सटेंड कीजिए। अगर 8-10 महीने साल भर का गैप है तो आप देखिए दिल्ली में क्या हुआ था, एक इलेक्शन हुआ कि पूरा एक पार्टी ने पूरा विधानसभा ले लिया, कुछ दिन बाद इलेक्शन हुआ, दूसरी पार्टी ने पूरी लोकसभा की सीटें ले ली, तो वोटर ने एक ही पार्टी को वोट नहीं दिया, क्योंकि सेग्रीगेट होने से वोटर का जो माइंड है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट, क्योंकि इश्यूज भी मिक्सअप होने से बच जाते हैं। क्योंकि इश्यूज क्या है, आप गांव में अगर आप रहते हैं तो गांव में आपके सामने क्या इशू है, आपका प्राइमरी स्कूल कैसा चल रहा है, आपकी आंगनबाड़ी, आपकी डिस्पेंसरी, आपके गली, आपके गली के सामने की नाली वो कैसी चल रही है,
ये इम्पोर्टेंट है। हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है? मेरे आपके घर के सामने पानी गंदा हो गया है, कूड़ा जमा हो गया है और सरपंच साहब कुछ नहीं कर रहा है, तो आप उसकी चिंता करेंगे कि फॉरेन पॉलिसी और यूक्रेन में हमें क्या करना चाहिए उसकी उसके पे चर्चा करेंगे। तो लोगों के कंसर्न तीनों लेवल पे अलग होते हैं, तो इश्यूज मिक्सअप न होने चाहिए। इसलिए स्टैगर्ड इलेक्शन में ये फायदा है कि इश्यूज डोंट गेट मिक्स्ड अप। बट कुरैशी साहब, एक चीज, ये जो आपने एग्जांपल दिया दिल्ली का, दिल्ली की जो जनता है, एक तो दिल्ली उस कंपैरिजन में स्टेट्स के बहुत छोटा है, और एक ही टाइप का जो जो आम वोटर है वो तकरीबन एक ही टाइप का है। अवेयरनेस लेवल ज्यादा है, एजुकेशनल लेवल भी ज्यादा है। लेकिन अगर आप चले जाइए ईस्टर्न यूपी के कोने में, या बिहार में, या मध्य प्रदेश के बैकवर्ड एरियाज में, छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पे लोगों की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर उनको एक दफे बता दिया जाएगा, और खास तौर से वहां जिस पार्टी में एक कल्ट सा क्रिएट कर दिया हो, चाहे तमाम रीजंस हैं उसके, ज्यादा कुछ कम्युनल फैक्टर लेकर के, खास तौर से रिलीजन को लेकर के एक कल्ट क्रिएट कर दिया गया हो, वहां पे आदमी इन सब चीजों को सोचते नहीं। तो बस उसे बता दिया गया कि देखो चार पन्ने ये वो है बैलेट पेपर्स, इन चारों पे, या मशीन्स जो हैं चारों पे करना है, तो इस पे लगा देना। तो उसमें इतना आदमी सोचेगा नहीं। तो दिल्ली, देखिए, चार स्टेट्स जहाँ पे ये होते रहे हैं, वो तो है आंध्रा और उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश। ये तीन स्टेट्स हैं, और सिक्किम, यहाँ तो होते नहीं, रहे। लेकिन पर इसमें मैं आपको बताऊंगा, आपने ठीक है कि दिल्ली छोटा है, आपने उसको एक्सेप्शन मान लिया। आप और खुद ही आपने मेंशन किया, ये ना भूलिए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शन हुए थे। उन तीनों में कोई और पार्टी जीत के आई थी विधानसभा में। कुछ दिन बाद लोकसभा का इलेक्शन हुआ, तीनों जगह से कोई दूसरी पार्टी, जो नेशनल पार्टी बीजेपी जीत के आ गई। तो स्टैगर्ड इलेक्शन में वोटर ने डिफरेंट रिस्पॉन्स दिया। वो तो उन तीन स्टेट में भी है। वो तो हम कहते हैं, तो अगर एक साथ होंगे तो चांसेस यही हैं कि, देखिए, जब वो सेंट्रल इलेक्शन जब होगा, जनरल इलेक्शन होगा पार्लियामेंट का, तो फिर चांसेस ये हैं कि स्टेट में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जो जो ये अगर अगर दिल्ली अगर लोकसभा के साथ हुआ होता राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तो नतीजे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जरूरी नहीं है कि वो आते, जो कि आए बाद इनके अलग होने से। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, यही बात मैं भी कह रहा हूँ। तो इसीलिए, और जो स्टडी जो मैंने आपको बताई कि जहाँ साइमल्टेनियस हुए वहाँ 77% लोगों ने एक ही पार्टी को दिया। जैसे जैसे स्टैगर होते गए वो सेम पार्टी को देने का फिनोमिनन कम होता चला गया, और दूर हो गए तो बिल्कुल ही रिजल्ट बदल गए। लेकिन रशीद साहब, ये बताइए कि जो बार बार आर्ग्यूमेंट दिया जाता है सरकार द्वारा, और उनके जो डिफरेंट माउथ पीसेस हैं उनके द्वारा, वो यही दिया जाता है कि खर्चे कम हो जाएंगे। हालांकि ऐसा लगता है जैसे कि सारा खर्चा जो है सिर्फ इलेक्शन में ही हो रहा है, बाकी फजूल खर्ची कोई नहीं। नहीं, ये बात ये ठीक है। देखिए, इस एक हद तक तो खर्चे कम हो जाएंगे कि भाई इलेक्शन की जो हम तैयारी करते हैं, पोलिंग स्टेशन वही है, उसको करने वाले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वही है, सिक्योरिटी अगर एक दफ़ा प्रोवाइड कर दी, बूथ आपके लिए सेफ और सिक्योर तैयार कर दिया, आप जाके तीनों मशीनें दबा देंगे। और अगर अलग अलग होते तो 3 बार जाना पड़ता, तो 3 बार ये खर्चा होता है और मेहनत होती, ये तो मानने की बात है। लेकिन खर्चा कितना, 4,000 करोड़ रुपए का एस्टिमेट है। 4,000 करोड़ इन दुनिया की बिगेस्ट डेमोक्रेसी के इलेक्शन के लिए, ये तो डिबेट के लायक ही चीज नहीं है। इसमें कितना बचा लेंगे? 10% बचा के आपको देश को बहुत आगे ले जाएंगे, तो वो तो इशू नहीं है। लेकिन जो खर्चा होता है, वो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह का जो खर्चा होता है ना, वो कैंडिडेट का, वो बार बार जो होता है, तो जो इसका एस्टिमेट 2019 के बाद सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने अपनी रिपोर्ट में 60,000 करोड़ बताया था। तो ये 60,000 करोड़, इस पे भी बाय द वे दो राय है कि ये 60,000 करोड़ रुपए क्या अनडिजायरेबल है। कुछ लोग तो कहते हैं ये तो बड़ा अच्छा डिजायरेबल है, क्योंकि ये पॉलिटिशियन का पैसा गरीब के पास चला जाता है।
लेबरर जो करते हैं, वहाँ पे ऑटो इनडायरेक्ट रिक्शा एम्प्लॉयमेंट चलाएंगे, क्रिएट होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है उस हिसाब से। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, उस लिहाज से तो इकोनॉमी के लिए तो अच्छा ही हो गया। लेकिन अगर उसके बावजूद वो आपको आर्गुमेंट मंजूर नहीं भी है, तो उस खर्चे को घटाने का एक और तरीका है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीका है जो 25 साल में कोई नहीं कर पाया, उसके बजाय जो जो 25 सेकंड में हो सकता है, वो ये है कि जो कानून में ये है कि इलेक्शन का खर्चा लिमिटेड होना चाहिए, हाँ, और सीलिंग विधान रखी है हर एक में। सीलिंग होती है। अब जैसे लोकसभा के लिए जो है 70 से अब शायद 80 हो गई है, 80 लाख सीलिंग है। 80 लाख के ऊपर अगर 1 रुपया भी आप खर्च करेंगे, आपका इलेक्शन वॉइड हो जाएगा, राइट। लेकिन आपकी पार्टी आपके ऊपर 8 करोड़ 18 करोड़ 80 करोड़ खर्च कर देती है। तो ये तो सीलिंग का जो फिलॉसफी है उसको इसने जीरो कर दिया। कर ये देता तो है। इट्स है ना मॉकरी, ये तो मॉकरी हो गई कि लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ से रह जाएगी कि एक कैंडिडेट पे 80 करोड़ खर्च हो रहे हैं, एक कैंडिडेट 80 लाख के ऊपर 1 रुपया नहीं खर्च कर सकता। तो पार्टी के एक्सपेंडिचर पे सीलिंग लगा दीजिए, जैसा कि यूके में है। यूके से ही तो हमने अपना ये वेस्टमिंस्टर मॉडल सिस्टम लिया है। वहां जी। पे अगर ये सीलिंग हो सकती है, आप लगा दीजिए, 60 करोड़ से घट के 6 करोड़ पे आ जाएगा, और ये 25 सेकंड का काम है। ये क्यों नहीं सोचा जाता? ये तो अगर बिल्कुल यही तो यही यही मैं कह रहा हूँ कि अगर अगर और तरीके हैं, और ये तो आपने जो बताया ये तो रिमार्केबल है। इसमें तो इस कदर ड्रास्टिकली कम हो सकता है खर्चा, तो फिर तो ये आर्गुमेंट बड़ा वीक है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ, ये खाली एक बहाना लगता है कि साहब खर्चे कम हो जाएंगे इसलिए कर दिया जाए। तो जब अच्छा, कोई के लिए एक्सक्यूज ली जाती है तो फिर उसमें फिर शक पैदा होता हाँ, है। दूसरी जो ये चीज कही जाती है कि जो इलेक्शन इतना लंबा चलता है तो सारे काम ठप हो जाते हैं। हाँ, तो जी जी। उसमें भी दो बातें कि एक तो ये कि सारे काम ठप हो जाते हैं, ये इल्जाम मैं समझता हूँ उचित नहीं है। कि अगर आप मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट गूगल करके पढ़ लीजिए, हाँ। मॉडल कोड में क्या लिखा हुआ है, सिर्फ नई स्कीम पे पाबंदी है। न पुरानी सब स्कीमें चलती रहेंगी, सब काम चलता रहेगा, नई स्कीम आप अनाउंस नहीं कर सकते। तो सरकार को क्या इसमें प्रॉब्लम आती है कि वो वोटर को लुभाने के लिए जो 2 हफ्ते पहले स्कीम अनाउंस करना चाहते हैं, वो मॉडल कोड की वजह से कर नहीं पाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन और मॉडल कोड को कोर्ट से कि देखो इनकी वजह से हम तो आपको ये देना चाह रहे थे, वो देना चाह रहे थे। अरे भाई, ये देना चाह रहे थे वो दे, आपने 4 साल 11 महीने क्यों नहीं दिया? नहीं दिया। इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले ही आपको अच्छे अच्छे आइडियाज क्यों आते हैं, पहले क्यों नहीं आते? तो इसलिए ये कहना कि मॉडल कोड की वजह से काम खराब हो जाता है, ये मॉडल कोड तो कोई चीज को नहीं रोकता। अच्छा, ये जरूर है कि इलेक्शन चूंकि कई फेजेस में होता है, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी का जो इन्वॉल्व रहती है। लेकिन आप देखिए, 3 महीने इलेक्शन तो चला, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो एक ही दिन में पोल होगा। जी जी। आप जैसे आप अगर लखनऊ में रहते हैं और सीतापुर में इलेक्शन हो रहा है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि इलेक्शन हो रहा है वहां पे। जी आपकी लाइफ नॉर्मल ही चलती रहेगी, सब कुछ चलता रहेगा। ये तो है नहीं कि जो देश के किसी कोने में इलेक्शन हो रहा है, देश के कोने कोने में जरूर इलेक्शन होते रहते हैं, हर वक्त होते रहते हैं। सिर्फ 3 पार्टीज उससे प्रभावित होती हैं। एक तो कहीं भी इलेक्शन हो रहा होगा, नागालैंड से लेके केरला तक, तो इलेक्शन कमीशन ही तो करा रहा है। तो हमें जी। नींद नहीं आएगी उस रात को, हमारी नींद उड़ेगी। पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट वहां लड़ रहा है, तो पॉलिटिकल लीडर्स को शायद नींद नहीं आएगी। तीसरा, मीडिया। मीडिया के लिए तो बड़ी अच्छी चीज है, इलेक्शन होने बंद हो जाए तो आपकी तो जॉब का कंटेंट खत्म हो जाएगी। एक एक महीने का इलेक्शन फेस्टिवल आप लोग कवर करते हैं, कितनी व्यूअरशिप आपको मिलती है, कितनी टीआरपी मिलती है। तो आप तो जॉबलेस हो जाएंगे अगर इलेक्शन 5 साल में एक बार ही होगा तो इसलिए ये 3 अफेक्टेड पार्टीज हैं। मीडिया को तो शिकायत होनी नहीं चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को इसलिए नहीं होनी चाहिए कि इलेक्शन ही तो उनका काम है, इलेक्शन जीतना ही तो उनका काम है। तो अगर इलेक्शन में और तमिलनाडु में इलेक्शन हो रहा है, तो यूपी की बीजेपी को और
हरियाणा की बीजेपी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, प्राइम मिनिस्टर को जरूर पड़ेगा, क्योंकि वो ही विल बी कंसर्न कि कहीं भी हो रहा हो। तो इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल लीडरशिप टॉप, इन दो को ही फर्क पड़ता है, बाकी तो पड़ोस में आपके इलेक्शन हो रहा है, आपको पता भी नहीं लगेगा। नहीं, बिल्कुल, ये जो आपने कही ये बहुत ही पते की बात है, क्योंकि ये हम बार-बार देखते हैं कि कहीं इलेक्शन हो रहा हो, छोटे से छोटे स्तर पे हो रहा हो, तो एक तो ये प्रधानमंत्री, खासतौर से प्रेज़ेंट प्रधानमंत्री, इनकी फ़ोटो सब जगह लगी होती है। फिर इनके जो ट्रैवल प्लान्स होते हैं, इसका तो किसी स्टेट में हो रहा हो, डिसरप्ट तो काम तब होता है जब कोई वीवीआईपी जाता है वहाँ उस दौरान, कि सब कुछ छोड़ करके लोग उनकी सेवा में लगते हैं और हज़ारों करोड़ रुपया पूरे देश भर में खर्च हो जाता है, क्योंकि उनकी विजिट होती है। तो या एक तो प्रॉब्लम ये है कि एक ही व्यक्ति के चेहरे पे, हालाँकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन इलेक्शंस को धीमे-धीमे एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म की शक्ल दे दी गई है। वो इसी वजह से कल्ट का, जो मैंने कहा, कल्ट का क्रिएशन एक हो गया है, और उसकी वजह से तो फिर तो ये सारी चीज़ें, ऐसा लगता है कि ये पूरी प्रक्रिया इस तरह से डिज़ाइन्ड है कि वही एजेंडा आगे बढ़े। तो जितना कम इलेक्शन होंगे, एक ही शख्स का चेहरा रहेगा। जितने लोग, और ये उसमें ये जो चीज़ें हैं कि एक्सपेंसेस हैं, ऑफिशियल मशीनरी का एंगेजमेंट है, या ऑफिशियल काम ठप हो जाते हैं, ये सब लगता है कि सिर्फ बहाने हैं। और जब किसी चीज़ का भी बहाना लिया जाए, तो फिर नेचुरल है कि आपका कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। जो अभी तक चला आ रहा है, तो इसको और जिस तरह से पुश किया जा रहा है, विदाउट एनी डायलॉग विद द ऑपोजिशन, ये कहने को जिस तरीके के जो रिकमेंडेशंस हैं, 5 बार अगर इस गवर्नमेंट के दौरान किया गया है, तो अंदाज़ा लोग लगा सकते हैं क्यों हो रहा है। तो ऐसे में जो है, लोगों के जो स्टेक होल्डर्स हैं, कम से कम उनके तो विचार लेने चाहिए। आज देखिए आप कितने ज़्यादा लोग परेशान हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, चर्चा हो रही है, ऑपोजिशन पूरा बैठा हुआ है कि भाई ये क्या किया जा रहा है। ये मुझे यकीन है कि ये जो कमेटी बनी है वो स्टेक होल्डर्स को जरूर सुनेगी, पॉलिटिकल पार्टी को बुला के उनकी बात सुनेगी, जैसे कि प्रीवियस लॉ कमीशन ने भी बुला बुला के सबको सुना था, सबके व्यूज लिए थे, तो वो व्यूज तो लिए जाएंगे। और क्या एक नई चीज ये कमेटी लेके आती है, हम भी बड़े क्यूरियसली देख रहे हैं, क्योंकि जो 4 कमेटियां इससे पहले नहीं कर पाई, इसको ये कमेटी के पास कौन सी जादू की छड़ी होगी जिससे ये सोल्यूशन कोई ढूंढ लाएं तो बहुत अच्छी बात है। बेस्ट विशेस एंड प्रेयर्स फॉर देम। लेकिन अब देखते हैं कि क्या सोल्यूशन वो लेके आते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। फिर साहब, ये इनफैक्ट ये कमेटी के ऊपर ही तमाम क्वेश्चन मार्क्स हैं। पहली चीज तो ये कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, रामनाथ कोविंद साहब को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि मेरा ख्याल इस तरह की कमिटीज में किसी फॉर्मर प्रेसिडेंट को लेकर के आना, और वो भी एक पॉलिटिकल पर्पस सर्व करने के लिए, ये शायद अनप्रेसिडेंटेड है, इससे पहले नहीं था। बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है, मुझे भी ये समझ में नहीं आया, और मैं काफी शॉकिंग है कि इतने राष्ट्रपति जो देश को चलाते थे, वो एक कमेटी के चेयरमैन, और उस कमेटी की रिपोर्ट का क्या हशर होता है, हमने जिंदगी भर ब्यूरोक्रेसी के उसमें देखा है। कमेटी रिपोर्ट लिखती है और उसको एक हेड क्लर्क पहले असिस्टेंट एग्जामिन करता है, फिर सेक्शन अफसर, फिर अंडर सेक्रेटरी, और फिर फाइनली कूड़ेदान में डाल दी जाती है। जी। तो इसलिए ये तो बहुत ही इंसल्टिंग चीज है कि ये अरेंजमेंट ये कैसे सोचा गया, मुझे तो नहीं समझ में आता। नहीं, ये तो अंडरमाइन करने की बात हो गई, प्रेसिडेंट के ऑफिस को अंडरमाइन करने की बात हो गई। और मुझे यही ये यही लोग कह रहे हैं, यही सब लोग कह रहे हैं, और मुझे भी हैरानी है कि ये तो प्रेसिडेंट कोविंद जी ने इसको मान कैसे लिया, क्योंकि वो बहुत ही शरीफ आदमी है। आई डोंट नो क्या बोलूं। नहीं, ये उन्होंने उसके अलावा भी, देखिए, जो कमेटी का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, वो ऐसा लगता है कि बड़ा यूनिलेटरल है, और ऐसे लोग रखे गए हैं जिनके बारे में लोगों को इस प्रकार का शक होना कि ये सब औपचारिकता है और रबर स्टैंप्स हों। कोई, अब बताइए, कोई 95 ईयर ओल्ड रिटायर्ड सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, इस उम्र में वो क्या कर लेंगे?
क्या क्या कर सकते हैं, क्या अपने व्यूज दे सकेंगे? उन पहले ही ज्यादातर ये जी ज्यादातर ये वो लोग हैं जिन्होंने इस आइडिया को सपोर्ट किया था, तो उनका सपोर्ट हो, इसके सपोर्ट में होना तो ऑन रिकॉर्ड है। या कश्यप साहब ने भी किया था, मेरे ख्याल से सालवे साहब ने भी किया था। तो जी जिन जी जिन ने सपोर्ट किया हुआ है वो उसमें टीम में डाले गए। तो हाँ, नहीं सालवे सालवे साहब का वैसे भी जो जिस तरीके के उनके व्यूज रहे हैं, हाल में देखे गए हैं तमाम केसेस में भी, उसमें भी, तो उससे जाहिर होता है कि सारा वन साइडेड है, सभी लोग उसी टाइप के हैं। गुलाम नहीं, नबी आजाद सालवे साहब ने अभी रिसेंटली किसी केस में ईडी के पास बहुत ज्यादा पावर होने पे ऑब्जेक्शन उठाया है। तो टू बी फेयर टू हिम कि उन्होंने, अच्छा बल्कि जब हमने पढ़ा था तो हमें हैरानी हुई थी कि उन्होंने उसको क्वेश्चन किया कि ईडी के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है कि जो चाहते हैं करते हैं, इसको कर्टेल करना चाहिए। इसका मतलब है कि क्योंकि वो उनका इंडिपेंडेंट माइंड जरूर इसमें भी अप्लाई करेंगे, तो ताकि जो भी है ना, उम्मीद ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होना चाहिए। हमें हाँ, बड़ी खुशी होगी कि अगर कंसेंसस का फॉर्मूला इवॉल्व हो सकता हो और सारी पार्टीज एग्री कर ले, कंसेंसस हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आफ्टर ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती ही है, कोई ऐसा फॉर्मूला बन जाए जिसको सब पार्टीज मान ले और कंसेंसस हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जबरदस्ती न थोपा जाए, जो मैं नहीं समझता किया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा इन मंशा होती तो 10 साल में कितने गवर्नमेंट के पास तो पूरी पावर है, बड़ी मेजोरिटी है, जब चाहते कर लेते, नहीं क्या? तो ये वी हैव टू बी फेयर, फेयर टू देम। नहीं, ये तो बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन का जो जिस तरीके का इस वक्त रुख है, और ऑपोजिशन देख रहा है, कह रहा है कि साहब अब देखिए, अधीर रंजन जो है वो इसीलिए चले गए क्योंकि उनको यकीन ही नहीं है इसमें। नहीं, गुलाम उन्होंने जैसे शख्स ये को लिया गया क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से बाहर निकल करके और वो बीजेपी की वाह वाह करने लगे, तो इसलिए उनको रख लिया। तो मतलब अगर आप इस तरह कोई इसमें जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो वो तो दिखता नहीं। अगर आप वन साइडेड टाइप के लोगों को लेंगे तो फेयरनेस कहाँ से आएगी? हाँ, तो ये नहीं, ये इसीलिए जो अधीर रंजन साहब ने जो दो दो बातें कही कि एक तो उसकी कॉम्पोजिशन पे, उस पे तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि कोई बात नहीं है, नहीं वो नहीं होता। लेकिन उन्होंने दूसरी बात कही कि आपके जो ऑर्डर है उसी में लिखा हुआ है कि ऑलरेडी कंक्लूजन कि ये नेशनल इंटरेस्ट में होगा, ये करना चाहिए, तो ऑलरेडी जो डिसीजन लेवाना है वो तो उस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि बस आप उसके ऊपर मोहर लगा दो। ये उसकी लैंग्वेज है तकरीबन। तो ये उनका ये ऑब्जेक्शन जो है, मैं ज्यादा इसको सीरियसली लेता हूँ, बजाय इसके कि जी फला को क्यों लिया, फला को क्यों नहीं लिया। वो उनका ओपिनियन है, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या ये जिस तरीके से हाल में देखा गया है कि तमाम बिल्स, गवर्नमेंट ने तमाम कानून अमेंड कर दिए, और उस जब जब ऑपोजिशन में वॉकआउट कर दिया तो उसका भी फायदा उठा करके उन्होंने निपटा दिया। तो कई इस तरीके के कंट्रोवर्शियल चीजें हुई हैं हाल में, और ये लगता है कि ये जो 5 दिन का सेशन बुलाया गया है, इसमें भी इसी तरीके के जो कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स होंगे, मुमकिन है कि उनको भी पास कर दिया जाए, बिल्स इस तरीके से लाए जाए, हाँ, क्योंकि नहीं, ये तो हो सकता है। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि भाई जो ऑपोजिशन बॉयकॉट करती है तो ये शोर मचाती है, उसके बीच में हो जाए, तो वो तो आपत्तिजनक बात है डेमोक्रेसी में, कि ये ऑपोजिशन को भी सोचना चाहिए कि ठीक है भाई, अगर आप अटेंड नहीं करते, वॉकआउट कर गए, उसका मतलब ये थोड़ी है कि पार्लियामेंट काम नहीं करेगी। वो अपना काम करते रहते हैं, वो बगैर डिबेट के के बाद बिल पास होते रहता है। तो इसमें तो अपोजिशन की जिम्मेदारी भी बनती है। अच्छा, लेकिन एक चीज जो सुनने में आ रही है कि जी ये 5 दिन के उसमें कि शायद औरतों का रिजर्वेशन बिल आए, तो वो बहुत अच्छी चीज है, उसको तो मैं सैल्यूट करूंगा, अच्छा, मैं क्योंकि उसी पे आना चाह रहा था मैं, कि ये माना जा रहा है कि जो जो सीट्स अभी इंक्रीज होने वाली हैं, जो नया पार्लियामेंट है उसमें वैसे भी 800 कुछ सीटें बनाई गई, जो अभी 543 सीटें थी, और जो प्लान है कि डिलिमिटेशन करके बढ़ाए जाएंगे, रिप्रेजेंटेशन की जरूरत बढ़ाने की जरूरत है, यही आर्गुमेंट दिया गया था जब नया पार्लियामेंट हाउस बना था। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि 33% रिजर्वेशन ला करके और सीधे जो है
नॉमिनेट कर दिए जाएंगे विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स। अब ये 33% रिजर्वेशन का प्रपोजल तो बहुत साल से पेंडिंग है। तकरीबन सभी पार्टियों ने मान लिया था कि एक पार्टी ने रेजिस्ट किया था, जिस वजह से ये पास नहीं हो पाया था। अगर ये इस सेशन में वो पास हो जाता है, उसके लिए तो मैं सैल्यूट करूंगा कि ये तो बहुत ही अच्छा प्रपोजल है, क्योंकि इंडिया की डेमोक्रेसी पे एक ब्लॉट है ये। इंडिया, जब मैं अब एक किताब लिख रहा था अपनी, जिसका नाम है एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन, उसके जब मैं लिख रहा था तो उस वक्त मैंने पढ़ा इकोनॉमिस्ट की ग्लोबल इंडेक्स ऑफ डेमोक्रेसी कि इंडिया इज रिगार्डेड एज अ फ्लॉड डेमोक्रेसी। फ्लॉ। अब मुझे बड़ा गुस्सा आया कि ये इंडिया की हम तो इतना अच्छा इलेक्शन करते हैं, वो हमको फ्लॉड कह रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि अच्छा इलेक्शन अच्छी डेमोक्रेसी की गारंटी नहीं है। और दो चीजें उसमें बड़ी प्रोमिनेंट बातें कही। उन्होंने कहा साहब यहाँ वुमेन का पार्टिसिपेशन तो बड़ा लो है, लेस देन 10% है। तो जिस वजह से हमारा रैंकिंग नीचे आई, तो इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते। तो उसने ये कहा कि था औरतों की इंडिया में इलिटरेसी बहुत है, 25% पीपल आर इलिटरेट, तो ये डेमोक्रेसी के वो नहीं है, इस वजह से हम डाउन हुए, तो हम इसकी भी शिकायत नहीं कर सकते। तीसरी चीज उन्होंने कही कि साहब यहाँ 40% के करीब क्रिमिनल केसेस वाले कैंडिडेट एमएलए और एमपी बनते हैं, तो इससे हम खुद ही लड़ रहे हैं इस इशू से। तो इस वजह से अगर हमारी रैंकिंग नीचे आती है तो वो चिंता की बात है, और उसको इम्प्रूव करना हमारे हाथ में है। और ये कदम के अगर औरतों को रिजर्वेशन दे दी तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम होगा, और ये बहुत सराहनीय है। और बल्कि एक चीज जो मैंने रिसेंटली, मेरी एक किताब आने वाली है 2 हफ्ते में, उसमें मैंने ये स्टेटिस्टिक दी है कि पहले इलेक्शन से आखिरी इलेक्शन तक कि औरतों की विनेबिलिटी, ये स्ट्राइक रेट जो आजकल एक टर्म है, वो मर्दों से ज्यादा अच्छी है। क्योंकि पार्टी से पूछोगे कि आप क्रिमिनल को वोट क्यों, टिकट क्यों देते हैं, कि जी हमें विनेबिलिटी देखनी होती है कि किसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। हम पूछते औरतों को क्यों नहीं देते, कि जी उनके जीतने के चांसेस कम है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, वो लड़ नहीं सकती इलेक्शन। लेकिन ये गलत है, बेबुनियाद है। जो आप मेरी किताब में देखेंगे स्टेटिस्टिक जो मैंने दिए हैं, पूरे इलेक्शन में, एवरी सिंगल इलेक्शन में आपने अगर टिकट दिए 10%, 15% जीत के आई, यानी उनका 50% सक्सेस रेट मर्दों से ज्यादा, स्ट्राइक रेट मर्दों से ज्यादा। तो जिनकी विनेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी जनता में अच्छी है, उनको टिकट भी आप नहीं देते थे, तो ये रिजर्वेशन के रूट से अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, ये हो जाना चाहिए। और अब ये तो ये बहाना भी नहीं रहा जो पहले था कि बिठाएंगे कहाँ पे। पहले ये था ना कि सीटें घटाइए लोकसभा की, अब वो इशू भी नहीं, अब तो सीटें तो बढ़ गई। उन नई सीटों पे ये 1/3 औरतों को लाके बिठा दीजिए। नहीं तो ये ठीक है कि अच्छा अच्छा मूव होगा। हालांकि इसके पीछे उद्देश्य ये नहीं है कि महिलाओं को जगह मिल जाए। उद्देश्य तो इलेक्शन के आसपास आकर के कोई ना कोई नया तरीका ढूंढते हैं। जैसे कहा जाता है कि पिछली बार पुलवामा हो गया था, तो इस दफे कोई और नया चीज चाहिए, कोई तरीका जिससे एकदम से टर्न कर दिया जाए। तमाम इश्यूज होते हैं। लेकिन ये मैं समझना चाह रहा हूँ साहब कि क्या ये पॉसिबल है कि ऐसा करने पे एक और चीज सामने आ रही है कि इलेक्शन का ये जो पार्लियामेंट का टर्म है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। मिसेस इंदिरा नहीं, गांधी 1976 में किया था इसे, जस्ट ये इमरजेंसी वाले दौरान। करेक्ट, आपने ठीक, आपने खुद लफ्ज जवाब दे दिया। इमरजेंसी में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कैन बी पोस्टपोन्ड ओनली ऑन 2 ग्राउंड्स, इंटरनेशनल इमरजेंसी या वॉर, यानी वॉर, या डोमेस्टिक इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी ने वो की थी। तो इस वक्त तो कोई भी इमरजेंसी नहीं है, ना इंटरनेशनल है ना वो है। तो इसलिए पार्लियामेंट की टर्म एक्सटेंड करने का तो कोई वही नहीं है, अनलेस इमरजेंसी की सिचुएशन ऐसी डोमेस्टिक क्रिएट हो जाए कि वही जो 75 में थी उस टाइप की हो जाए, तो बात दूसरी है। लेकिन अभी तो हालात ऐसे नहीं है कि टर्म बढ़ाई जा सके। नहीं, वैसे तो लोगों को लगता है कि डिफैक्टो पोजीशन तो यही है, लेकिन हाँ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नहीं है कि जो हालात हैं वो तो उसी तरीके के कहे जाते हैं।
लेकिन ऐसी सिचुएशन इसमें क्योंकि जिस तरीके से लोगों को लग रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो फॉर्मूला है, उसके पीछे ये भी मकसद है कि या तो इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए या प्रीपोन किया जाए। लेकिन प्रीपोन करने में जो है कोई पॉलिटिकली ये इसलिए नहीं लगता है संभव, क्योंकि एक अयोध्या में जो मंदिर की तैयारी हो रही है और बड़े जोरों में उसको शोकेस किया जा रहा है, और उम्मीद ये सबको ये है कि भाई उसी को उसके सहारे भी काफी नैया पार लगेगी बीजेपी की। तो इसलिए प्रीपोनमेंट का सवाल जो है मुश्किल लगता है करना। लेकिन पोस्टपोनमेंट, तो पोस्टपोनमेंट और कौन-कौन से तरीके हैं जिससे किया जा सकता है? नहीं इमरजेंसी है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, सिवाय इमरजेंसी के कोई कोई नहीं है सिचुएशन जिसमें पोस्टपोन हो सकता हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। और जैसे स्टेट्स के इलेक्शन, देखिए माना ये जा रहा है कि जिन स्टेट्स में 5 स्टेट्स में जहां इलेक्शंस होने वाले हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, इनमें से 5 में से 4 जगह ये जो इस विंटर में है इलेक्शन, इनमें माना जा रहा है एक सर्वे के हिसाब से कि इनमें 4 में बड़ी मुश्किल है पोजीशन बीजेपी की, तमाम रीजंस, डिफरेंट रीजंस की वजह से। और उस ये हार बड़ी महंगी पड़ सकती है लोकसभा के इलेक्शन के टाइम में। और लोकसभा के लिए ऑलरेडी मोदी जी अनाउंस कई बार जोर देके कह चुके हैं कि वो फिर से आ रहे हैं 2024 में। तो ऐसे में क्या ये जो है लोगों का, ये ऑपोजिशन का ये शक कि साहब ये वाले जो स्टेट के इलेक्शन हैं इनको किसी तरह से आगे बढ़ा दिया जाएगा, तो क्या ठीक उनके है, लिए कोई है बढ़ाने की? स्टेट क्या? नहीं इलेक्शन तो एक दिन भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, ये तो बिल्कुल अच्छी तरह जान लीजिए कि एक दिन में नहीं। अब जब हम 4-5 इलेक्शन को क्लब भी करते हैं तो सपोज एक इलेक्शन नवंबर में ड्यू है, एक दिसंबर में, एक जनवरी में, फरवरी में, तो इन चारों को हमने क्लब कर दिया, लेकिन डेट क्या होगी? फरवरी नहीं होगी, जनवरी नहीं होगी, नवंबर जो सबसे पहली है वो ही होगी, क्योंकि ये इलेक्शन एक दिन भी पोस्टपोन नहीं हो सकता। तो इसलिए उसको पोस्टपोनमेंट इसका का तो सवाल ही नहीं। दूसरा ये जो है, कई लोग उससे मुझसे पहले सवाल कर चुके हैं कि ये जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये सेमीफाइनल है। मैं इसको मानने को इसलिए तैयार नहीं कि पिछली बार भी ये सेमीफाइनल हुआ था, लेकिन फाइनल में कौन जीता था? तीनों में कोई और पार्टी जीती थी। कुछ दिन बाद लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, उसमें बीजेपी जीती थी। तो 3 स्टेट में ने विधानसभा में किसी को भी दिया होगा, लेकिन लोकसभा के लिए तो किसी डिफरेंट को वोट दिया ही था। वो पैटर्न आज भी रिपीट हो सकता है। नहीं तो ये जो शक है आपको लगता है ये बेबुनियाद है, कंसीडरिंग की पास्ट एक्सपीरियंस? नहीं वो नहीं हो सकता। ये हो सकता है अगर साइमल्टेनियस की बहुत ही इच्छा हो कि लोकसभा को डिसॉल्व करके लोकसभा का इलेक्शन सबसे पहले जो इलेक्शन जो होना है दिसंबर जनवरी में उससे लिंक कर लीजिए, वो हो सकता है। और बीजेपी अपनी और सरकारें हैं उनको डिसॉल्व करके उनको इसे मिला सकती है, ये तो कर सकते हैं, इनको पोस्टपोन नहीं कर सकते। इनको पोस्टपोन नहीं, कोई भी मतलब अदर देन मतलब इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो। क्योंकि अगर ये बात प्रीपोनमेंट के बारे में लोगों ने सोचा था कि लोकसभा शायद ये प्रीपोन हो जाए, इनके साथ करा दें, क्योंकि और जितना सरकार रहेगी तो कुछ चीजें जो नेगेटिव हैं वो और बढ़ जाएगी, एडवर्सिटी इनके लिए बढ़ जाएगी। लेकिन फिर ये जब अयोध्या का मंदिर मद्देनजर रखते हुए लगता नहीं है कि वो चाहेंगे कि उसको प्रीपोन करें, तो पोस्टपोनमेंट की ज्यादा चर्चा है कि और शुभा है ये कि शायद ये पोस्टपोन कर दिया जाए, और जिस तरीके का माहौल है उसमें सूट करता है बीजेपी। लेकिन एक चीज, वन लास्ट क्वेश्चन, कि ये इस तरीके का वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन जो है, ये किस तरीके से देश को बेनिफिट करता है या लोकतंत्र को बेनिफिट करता है, या लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह? जी, तो सारी डिबेट अब शरद जी ही सुबह जो एक आधे घंटे से बात कर रहे हैं यही तो बात कर रहा है
कि इसके क्या फायदे क्या नुकसान है। नहीं तो नुकसान जैसे नहीं, मैंने अगर बताया लोकतंत्र के लिए हाउ हार्मफुल इट इज, बिकॉज नहीं ये माना जाए। हाँ, लोकतंत्र के लिए तो क्लब करने में सेविंग और इकोनॉमी, ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र इज फेडरलिज्म, लोगों की ओपिनियन। तो इसलिए इसका जो चल रहा है, और वो ठीक है 1952 से लेके 1967 तक जो था, तो 67 की वजह से इलेक्शन स्टैगर होने शुरू हुए ना, वो सिचुएशन दोबारा पैदा हो सकती है। आज आप बिल्कुल अपने सारे इलेक्शन दोबारा कर ले, एक साथ कर लीजिए, साइमल्टेनियस कर लीजिए, फिर कोई ना कोई सरकार कहीं ना कहीं गिरेगी। 6 महीने में गिर गई तो 4.5 साल तक आप प्रेसिडेंट रूल रखेंगे, क्या करेंगे? तो उस इन सवालों का जवाब ये कमेटी, जो इतनी कमेटियां नहीं ढूंढ के ला पाई, ये कमेटी कहाँ से लाएगी ढूंढ के? हम वेट कर रहे हैं विद क्यूरियोसिटी, विद इंटरेस्ट, कि क्या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके अच्छे सोल्यूशन लाते हैं। हाँ, हाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, और बिल्कुल ये पिक्चर बड़ी क्लियर दिखती है कि घूम फिर के कितने भी आर्गुमेंट्स दिए जाएं, कितने भी बहाने बताए जाएं, कितनी रीजंस पुट अप किए जाएं सरकार द्वारा कि भाई बड़ा ये इसलिए कर रहे हैं कि वो हित में है, देश के हित में है, तो हकीकत यही दिखती है कि हित तो देश का नहीं है इसमें, हित किसी खास पॉलिटिकल पार्टी का है, किसी खास व्यक्ति का हो सकता है, जैसे और जो आपने अभी तक देखा है, लेकिन किसी भी तरह से लोकतंत्र के हित में नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन। ये बात अलग है कि आज आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, कल हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन वन लीडर हो, जो कि खतरे से खाली नहीं। कुरैशी साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने बहुत ही जो अहम जानकारियां दी और बड़ी बारीकी से हमको बताया, इसके लिए आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। नमस्कार। थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।